हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं परख सक्सेना जी। परख सक्सेना जी वित्तीय विश्लेषक हैं, इतिहासकार हैं और युवा चिंतक हैं। परख सक्सेना जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी परख जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट की परंपरा है कि हम आपके प्रश्नों को लेकर चलते हैं। हम जानना चाहते हैं आखिर भारत से क्या चाहता है बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच तिरस्ता नदी का क्या विवाद है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी। तो ये सबसे पहले यदि बांग्लादेश की बात की जाए जी तो बांग्लादेश का जन्म भले ही 1971 में हुआ था, लेकिन यदि समस्या पर हमें चिंतन करना है तो ये समस्या के लिए हमें 1947 की ओर जाना पड़ेगा सबसे जी पहले। क्योंकि आज़ादी की जैसे ही हुई उसके बाद विभाजन हुआ देश का, वो विभाजन की जो आग थी वो दो प्रांतों में सबसे ज़्यादा लगी हुई थी, एक पंजाब, लेकिन पंजाब से ज़्यादा बंगाल में। सो सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो विभाजन की जो मांग थी वो इसी इलाके में थी जिसे आज हम बांग्लादेश कह रहे हैं। जी सो बांग्लादेश की प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है कि पहली बात एक जो कह सकते हैं हम एक धार्मिक आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग थी, वो बांग्लादेश की सबसे पहली चीज़ थी। तो इस वजह से भले ही 1971 में वो भी जानते हैं भारत ने समर्थन किया, भारत के समर्थन से हम अलग हुए हैं, इनसे पाकिस्तान से जैसे तैसे आज़ादी मिली, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया अब प्रश्न सबसे बड़ा ये नहीं रहा कि पाकिस्तान ने क्या किया था या जनरल नियाजी क्या कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। अब प्रश्न ये नहीं रहा, अब प्रश्न धीरे धीरे वापस बदल के वही 1947 पे आ गया कि हम तो धर्म के आधार पर अलग हुए, पाकिस्तान हमारा एक क्या कह सकते हैं एक हमसाया मुल्क है कि हमारा हम मजहबी देश है वो एक। तो अब पाकिस्तान के प्रति एक लहर चल गई वहाँ पर धर्म के आधार पर ही, और वही चीज़ भारत के विपरीत चली गई। अब जो तीस्ता नदी विवाद है ये उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तीस्ता नदी साधारणतः हिमालय की गोद से निकल रही है, सिक्किम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, सबको बराबर पानी मिल रहा है, 50% बांग्लादेश को मिल रहा है, 50% भारत को भी मिल रहा है। लेकिन ये हो रहा है कि विवाद अब क्रिएट कैसे करना है उसको। अब क्योंकि अब हो ये गया कि भाई भारत की वजह से ही तो आज़ादी मिली है, सेना हमारी उतनी मजबूत है नहीं कि 1965 71 99 की तरह कोई युद्ध लड़ सको। तो अब इसके लिए किया क्या जाए, तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हाँ कोई विवाद अगर नहीं है तो पहले बनाया जाता है, जो कि हर जगह राजनीति में होता ही है कि विवाद नहीं है तो विवाद को बनाओ, और विवाद बनाने के लिए फिर कुछ देशों का साथ भी मिल जाता है। जैसे तीस्ता नदी का जो डैम प्रोजेक्ट है उसको चाइना फंड कर रहा है, तो सीधी सी बात है चाइना के ही इंजीनियर रहेंगे जो उन्हें बताएंगे कि नहीं आपको इतना पानी नहीं, इतने की ज़रूरत है, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इतनी इसकी आवश्यकता है, भारत आपका ये दबा कर बैठा हुआ है। सो इस तरह से एक इर्द गिर्द बांग्लादेश के इर्द गिर्द एक माहौल चीन ने बना रखा है कि क्या करना है, और जो बाकी जो बची कुची कसर है वो बांग्लादेश खुद से पूरी कर रहा है। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी है वो उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परख जी, अभी आपने बताया कि हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं है जो 71 और 65 जैसे युद्ध लड़ सके। कैसे मजबूत नहीं है, थोड़ा इसे विस्तार से ये मैं बांग्लादेश की सेना के लिए बात कर रहा था जी। क्योंकि बांग्लादेश की जो इस समय स्थिति है वो इस समय यदि सोच सकते कि चलिए भारत में एक सीधी सैन्य घुसपैठ कर देते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में है नहीं कि 1965 भी कुछ थी। और सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी चीज़ ये रही है 1971 से 2024 तक इन 53 सालों में यदि देखा जाए तो बांग्लादेश में या तो अस्थिरता का युग रहा या फिर एक बहुत ही प्रो इंडिया गवर्नमेंट रही। तो उस गवर्नमेंट ने हमेशा इस चीज़ पर विचार किया कि म्यांमार और भारत से ही सिर्फ बॉर्डर शेयर हो रही है, म्यांमार से कोई युद्ध होगा नहीं और भारत से तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लड़ने से पहले उन्हें परिणाम पता है उसका क्या होगा। क्या बात है। तो उस वजह से उन्होंने कभी सेना पे खर्च ही नहीं किया। उन्होंने खर्च इसी बात पर किया टेक्सटाइल को कैसे बढ़ाना है, और दुर्भाग्य देखिए टेक्सटाइल पर भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया वाया सब्सिडीज, या जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया उस पर। तो ये वजह रही कि कुछ टाइम के लिए तो उनका टेक्सटाइल मार्केट बहुत ऊपर गया और फिर नीचे डाउन आने लग गया, और इस सब के चक्कर में सेना अलग वैसी कमज़ोर बैठी रही उनकी। तो बांग्लादेश की सेना अगर आज भी टॉप कंट्रीज़ की लिस्ट देखो कि किस देश की सेना सबसे मजबूत है,
तो बांग्लादेश आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, मतलब वो टॉप 50 में भी इस समय उपस्थित नहीं है। तो ये बांग्लादेश जी जी परख जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम भारतीय हिंदी सिनेमा में कुछ डायलॉग्स सुनते हैं कि अगर भारतीय सुसु करना शुरू कर दे बांग्लादेश की ओर तो वो बह जाएगा, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ठीक है, तो मुहावरे तो असल में बहुत सारे अतिशयोक्ति भी होते हैं, मगर शायद उससे उनका अर्थ यही होगा कि यदि भारतीयों को जिस दिन थोड़ा सा भी गुस्सा आया, जो एग्रेशन इस समय बांग्लादेश की ओर से दिखाया जा रहा है, वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए कह लीजिए या भारत के लिए कह लीजिए, मैं काफ़ी सारे मीम्स भी देख रहा था उनके ओर से, तो उसमें वो भारत की जो पूर्वी राज्य है उन्हें वो बांग्लादेश में मिलाने का सपना देख रहे हैं कि भारत का बंगाल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में असम और जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं वो भी हम उसी में मिक्स करेंगे। लेकिन वो सपने उनके इतने बड़े हैं, लेकिन आज हकीकत ये है, जिस इस्कॉन मंदिर को जलाया था, बाढ़ आने पे अब उसी इस्कॉन मंदिर में वो शरण ले रहे हैं वहाँ पर ढाका में। तो ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। जी, जी, हवा जी। में बात करना एक बात होती है, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग होती है। और वो बात सही है कि अगर भारतीयों को जिस दिन थोड़ा भी गुस्सा आया, मुझे नहीं लगता बांग्लादेश के खिलाफ भारत ब्रह्मोस या अग्नि मिसाइल को यूज़ कर रहा होगा। हम एक नॉर्मल AK-47 लेके भी अगर भारतीय सेना जाएगी तो शायद 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बांग्लादेश नीचे बैठा होगा। बहुत अच्छी बात परख जी आपने बताई। आपने फिल्मों के उदाहरण को भी सटीक करके हमें समझाया और हमारे दर्शक निरंतर आपको सुन रहे हैं और बहुत ही पसंद कर रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में किन किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत चल रही है? इस समय जब से शेख हसीना को पावर से हटाया गया बांग्लादेश में, उसके बाद यदि आज की परिस्थिति में देखा जाए तो सबसे बड़ा भारत के सामने जो प्रश्न है वो यही होगा कि शेख हसीना का क्या भविष्य होगा। क्योंकि इस समय शेख हसीना भारत में शरण लेके बैठी हुई है और ये अब तय मान के चलिए, बांग्लादेश में भले ही अभी अंतरिम सरकार बनी हुई है, लेकिन जब एक प्रॉपर सरकार वहाँ पर बनेगी तो वो एंटी शेख हसीना ही आने वाली है। और उसकी सबसे पहली डिमांड यही होगी कि शेख हसीना के खिलाफ जो इन्होंने इन्हीं 10-15 दिनों में 30 के करीब उन्होंने केस दर्ज कर दिए, तो उनकी पहली शर्त यही होगी कि शेख हसीना बांग्लादेश के लिए एक क्रिमिनल है और आपने उसे शरण दी हुई है, तो आप उसे वापस भेजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि शेख हसीना बेटी है मुजीबुर रहमान की, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर है। तो और जब भारत ने ही जब पाकिस्तान का बंटवारा करवाने में मदद की थी, तो सबसे बड़ा रोल यदि बांग्लादेश की ओर से देखें तो इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान का था। फिर जब शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ, उसके बाद शेख हसीना को भारत ने शरण दी। उस समय भी एक शरण दी थी 1975 से 81 तक, मतलब करीब 6-7 साल भारत में रही वो उस समय भी। तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक अब एक चुनौती भारत के सामने आने वाली है, क्योंकि शेख हसीना को यदि आप बांग्लादेश को हैंडओवर नहीं करोगे तो द्विपक्षीय संबंध बिगड़ेंगे। अगर आप हैंडओवर नहीं करते हो, उसको कर देते हो आप हैंडओवर एक बार को सोच के कि ठीक है राष्ट्रीय हित पहले, तो कल को ये भी एक भारत की इंटेंशन पे हमेशा प्रश्न उठेंगे कि किसी ने भारत में शरण मांगी और वो सुरक्षित नहीं रहा। और वो जो हम बोल रहे हैं कि नया भारत, ये उस चीज़ को नेगेटिव सेंस में ले जाएंगे कि देखो आज का भारत ये हो गया, एक समय था। और फिर उसमें राजनीतिक एंगल आ जाएंगे, क्योंकि शेख हसीना को जब 1975 में शरण दी गई तब प्रधानमंत्री कोई और थे, सरकार किसी और की थी। आज सरकार एकदम किसी और की है, तो भारत के अंदर एक राजनीति शुरू हो जाएगी। तो इस समय बांग्लादेश के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है शायद से वो यही होगा शेख हसीना का। दूसरा जो हमने तीस्ता नदी का डिस्कस किया वो तो एक अपने आप में है ही। तीसरा इसमें कुछ सीमा विवाद भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ, हालांकि वो इतना बड़ा विषय नहीं है। 2014 में उसके ऊपर संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके थे और अभी तक जब से अंतरिम सरकार बनी है बांग्लादेश में, उन्होंने अभी तक इस चीज़ पर कोई संज्ञान लिया नहीं है जी। लेकिन दूर भविष्य में यदि सिर्फ भारत को टीज करने के लिए, परेशान करने के लिए यदि ये लोग कुछ एक्शन लेते हैं, तब फिर स्थिति थोड़ी और गंभीर होगी। तब शायद एक बार को भारत भी ये सोचे कि ठीक है, आज का अब जो हमारी 5000 साल पुरानी नीति चल रही थी कि कभी किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शायद कहीं ना कहीं अब फिर भारत वो सोचने पर विवश होगा। जी 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 परख जी, हम जैसा कि आपने बताया कि
बांग्लादेश के जो शेख हसीना है उसको भारत ने शरण दी हुई है और उसके नुकसान भी हो सकते हैं और फ़ायदे भी हो सकते हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर जब वहाँ उपद्रव हो रहा था, दंगे हो रहे थे, तो उसके छींटे भारत में भी पड़े। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो हमेशा ही होगा, जब क्योंकि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो तापमान कहीं ना कहीं हमारे घर का भी बढ़ेगा। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। वही चीज़ थोड़ी बांग्लादेश में हुई है जी। और यही जो गलती मतलब हर एक कमज़ोर देश ने की है, या आप किसी भी देश को ले लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, लाइबेरिया हो गई या कोई भी अदर कंट्री, लीबिया है वहाँ पर, अल्जीरिया, इन कंट्रीज़ ने जो गलतियाँ की थी, ठीक वैसी की वैसी गलती बांग्लादेश ने दोहरा दी। ये ठीक है, आपको एक राजनीतिक उथल पुथल मचानी थी, आपने मचा दी। उसके बाद आपने वहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट करना शुरू कर दिया और अल्पसंख्यकों में भी आपने खास एक उस कम्युनिटी को भी चुना जिसकी बहुसंख्यक आबादी आपके ठीक बगल में है। बिल्कुल। और जो इस समय साउथ पोल का लीडर है। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है इसकी वजह से। बिल्कुल। और उसका असर भारत पर भी इस तरह से पड़ा है, क्योंकि अब आप देखिए, पहले बांग्लादेशियों के लिए भारत में आना आसान था। पहली बार शायद ये सुनने में आ रहा है मुझे 1971 से पहले, मतलब बांग्लादेश के केस में तो पहली बार ही हो रहा है, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है कि कोई आ जा नहीं सकता वहाँ। वाह वाह। अभी आपने चर्चा की परख जी भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद की, इसके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, तो समाधान के लिए देखिए, भारत की नीति तो हमेशा से एक ही रही है कि हम विकास करना चाहते हैं, आप भी प्रगति करो, हम भी प्रगति करते हैं, मिलके काम करते हैं। हमने तो याद है कि बांग्लादेश को छोड़िए, हमने तो पाकिस्तान को भी ये बोल के रखा है कि जो सिल्क रूट था, आप वापस से उसको शुरुआत कीजिए, जो अखंड भारत के समय हुआ करता था कि राजस्थान से ऊँट पे सामान जाता था, लाहौर, पेशावर, काबुल, कांधार होते हुए फिर वो रास्ता सीधा आपको मध्य एशिया से जोड़ देता था। तो भारत ने तो अभी तक, मतलब एक ये कह लीजिए कि जब तक ये उड़ी अटैक नहीं हुआ था तब तक भारत ने उस चीज़ की वकालत की थी कि आप वापस से जितना, क्योंकि ये बात सही है, एक अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, यूरोप में देखिए आप कितनी लड़ाइयाँ हुई है पहले। बिल्कुल। लेकिन वो लड़ाइयाँ बंद हो गई। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन बना, ट्रेड सिस्टम शुरू हो गया। सबको पता था अगर एक ने दूसरे पे हमला किया तो पूरी लॉजिस्टिक्स गड़बड़ा जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारे आसपास के देशों को समझनी चाहिए। अब भारत तो समझ रहा है, और भारत समझ रहा है इसी वजह से देखिए आईमेक कॉरिडोर तो स्टार्ट भी हो गया। पर देखिए दुर्भाग्य यही है कि आईमेक कॉरिडोर भारत से डायरेक्ट सऊदी अरब को जोड़ रहा है। अब कितना अच्छा होता है यदि पाकिस्तान इस बीच सपोर्ट कर रहा होता। सोच कर देखिए, अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता होती, ईरान में राजनीतिक स्थिरता होती, तो ये सब भी इस कॉरिडोर का भाग बने होते। और जो सऊदी अरब आज उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा ललायित हो रहा है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी हट जाएगी ऑयल से अगर ये कॉरिडोर बन जाता है। वही इन लोगों को बेनिफिट मिलता उसी बात का। तो यही इस समय हमारे आसपास के देशों को करना चाहिए, बांग्लादेश को खास करके, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी इतना तो महसूस कर लिया, 20 दिन में उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी ठप हो चुकी है, पूरे एक्सपोर्ट्स गिर चुके हैं, फॉरेन रिजर्व कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में बजाय कि इस चीज़ पे गौर करने की कि हमारा मजहब क्या है, हमारा तो हिंद महासागर पार करके अरब महासागर होते हुए जो पाकिस्तान है उसके साथ हमारे टाइज है, ना कि जो जमीन जिनसे जुड़ी हुई है उनसे टाइज होंगे। तो जब तक ये तो लॉजिकल बातें हैं, मतलब शायद जो राजनीति में जिसका पहला दिन होगा वो भी इस बात को समझेगा कि क्या बांग्लादेश को नहीं करना चाहिए और ये क्यों कर रहा है। बिल्कुल। तो इस चीज़ पर बांग्लादेश का फोकस होना चाहिए। बाकी भारत की नीति तो अभी वसुधैव च कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वही भारत तो अभी भी उन्हीं रास्तों पर बैठा हुआ है। बट इससे पहले कि भारत के रास्ते बदल जाए, आसपास के देशों को उस चीज़ से समझ लेना चाहिए। वाह वाह, ये कहें कि चेतावनी है आसपास के देशों के लिए, चेतावनी है और एक इंडिकेशन है कि, क्योंकि एक धैर्य की भी एक सीमा होती है, एक सहनशीलता की भी सीमा होती है। अभी भारत जरूर थोड़े आंतरिक चीज़ों से घिरा हुआ है, अर्थव्यवस्था, पर आप एक बात सोच के चलिए, 2047 को अज्यूम कीजिए जब भारत एक विकसित देश बन चुका होगा, ये जो गरीबी बेरोजगारी वाली समस्याएं चल रही ये सब भारत ओवरकम कर चुका होगा। और उस टाइम भी अगर बांग्लादेश पाकिस्तान यदि रहे तो उस समय भी यदि इन्होंने उसी प्रकार से आंखें दिखाने की कोशिश करी तो क्या आपको लगता है भारत आज जितना सहिष्णु रहेगा फिर?
क्योंकि उस समय फिर भारत में भी यही मांग उठेगी कि ठीक है, अब आप तो जवाब दो, जो सरकार जवाब देगी हम उसे दिल्ली में बिठाएंगे। वाह। तो वो चीज़ शुरू हो चुकी होगी भारत में। तो काफ़ी कम समय बचा है, मतलब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि भारत के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो रही है, पर असल में चुनौतियाँ खुद उन्हीं देशों के लिए खड़ी हो रही है। वाह वाह वाह, परख जी आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। और हम बात करते हैं पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, वहाँ अक्सर पिछले 10-15 सालों में तख्ता पलट की सरकारें आती हैं और वहाँ सेना जो है वहाँ राज्य करती है या व्यवस्था संभालती है, और वहाँ फिर भूखमरी की स्थिति भी आ जाती है, चाहे वो बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। तब इन सब घटनाओं के बावजूद भी ये सुधरते क्यों नहीं है, ये संभलते क्यों नहीं है? जी, इसका कारण उनके नामों में है। जैसे आप बताइए, हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? हिंदुओं का देश। अफगानिस्तान का क्या मतलब हुआ? अफगानों का देश। अब आप बताइए पाकिस्तान का क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ, अर्थ ही नहीं है उस देश का कुछ। ये एक अननेसेसरी एक रिलीजियस कियोस्क कह लीजिए, उसके तहत पैदा हुई कंट्रीज है। बिल्कुल। मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, लेकिन 14 अगस्त तक मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना को शायद पता भी नहीं होगा कि 15 अगस्त को देश चलाना कैसे। उसे ये नहीं पता होगा कि टैक्स व्यवस्था कैसी रहेगी, मुझे कैसे एक्सपेंडिचर करना है, क्या मेरा सोर्स ऑफ रिवेन्यू होगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना को पता ही नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज़ पता थी कि कैसे भी करके अंग्रेज जा रहे, अंग्रेजों के जाने के बाद मुझे पूरे ये जो क्षेत्र है इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, यहाँ पर फिर से मुगल सल्तनत स्थापित करनी है। और उसका आइडिया यही था कि पहले पाकिस्तान बना के अलग देश लेंगे, बड़े बड़े हथियार बनाएंगे वहाँ पे, उससे भारत पर आक्रमण करेंगे। और एक थ्योरी है पाकिस्तान में कि एक आसानी से एक मुसलमान 4 हिंदुओं को मार देता है, ये पाकिस्तान में एक थ्योरी है। तो उन्होंने उसी थ्योरी को आधार बना के वो देश लिया। उसके आधार पे फिर उन्होंने 1948 का जब युद्ध किया कश्मीर को लेके, तब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, 4 के बराबर नहीं है। वाह वाह। तो वो उस समय उनसे गलतियां हुई। और दूसरी गलती हुई, पाकिस्तान भारत का संविधान 1950 में तैयार होके लागू भी हो गया 26 जनवरी को, लेकिन पाकिस्तान का यदि आप संविधान देखो तो उसको 1955-56 में बनाया वो, और वो भी आर्मी इंटरवेंशन की वजह से। तो ये प्रॉब्लम रही। पाकिस्तान एक देश नहीं है, वो एक मिलिट्री व्यवस्था ही रही है शुरू से। उसका उद्देश्य वही था कि किसी भी तरह बस भारत पर हमला करना है, हिंदुओं को हटाना है, मुगल सल्तनत लानी है। वो पुराने वो ख्याली पुलाव जो थे उनके, वो उसी में बैठे हुए थे। और यही जो फाउंडेशन थी उसी ने उनको आगे चल के नुकसान पहुंचाया जी। क्योंकि आर्मी का अगर रूल आ गया है तो अब आर्मी किसी भी हाथ में उस रूल को जाने नहीं देगी अपने हाथ से। और फिर वो हुआ, देखिए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, हत्या कर दी गई उनकी, महज 4 सालों में हत्या हो गई उनकी। और हत्या किस कारण पे हुई आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी। उन्होंने एक बार बोल दिया था कि देखो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, देखा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था यही चला रहे हैं, क्योंकि बंदरगाह हो गए या व्यापार हो गए उस पर ये सिंधी और पंजाबियों का ही कब्जा है पूरा। तो एक काम करते हैं, ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है ये सब छोड़ो, और पाकिस्तान में जो पुराने हिंदू मंदिर हैं एंशियंट, उन्हें वापस से उनका पुनरुत्थान करते हैं, ताकि हो सकता है इससे टूरिज्म बढ़ जाए, क्योंकि भारत के लोग तो आना पसंद करेंगे। ये लियाकत अली के पॉइंट्स थे। 2 दिन बाद उनको गोली मार दी गई। तो ये हाल है पाकिस्तान। तो ये दिक्कतें हैं। जहाँ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर आपको हर 4-5 साल में सुनने को मिलेगा तख्ता पलट। फिर सीधी सी बात है, आर्मी सरकार नहीं चला सकती। बिल्कुल सही बात है, वो सुरक्षा करेगी या सरकार चलाएगी। परख जी बहुत अच्छी आप जानकारियाँ दे रहे हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी रोचक जानकारी दे रहे हैं। आपकी जो उम्र है, हालांकि मैं उम्र पर नहीं जा रहा, आपके अनुभव पर, आपकी शिक्षा, आपके पढ़न के ऊपर जा रहा हूँ। क्या लगता है आपको भविष्य में बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम भी रहेगा इस दुनिया में? तो ये निर्भर करता है क्या अप्रोच होता है उनका भविष्य में।
अब यदि इन्हें भी कुछ विजनरी नेता मिल जाते हैं आगे चल के, जो वर्तमान में चल रहा है, जो पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं, उस दृष्टिकोण से वर्तमान के हिसाब से तो स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि सबसे बड़ी इनमें समस्या ये भी कि विदेशी प्रभाव हो चुका है जी। और आजकल, पहले कॉलोनाइजेशन ऐसे ही होता था कि अंग्रेज आए, उन्होंने मराठा साम्राज्य खत्म कर दिया और उसकी जगह टेक ओवर कर लिया भारत को। अंग्रेजों ने इस तरह से किया था, फिर भारतीयों को मारा और जो भी जुल्म करे। पहले का कॉलोनाइजेशन ऐसा होता था, अब वैसे नहीं होता, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र है जी। तो सबको पता है कि अब आप डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी चीज अप्रोच होती है कि आप अपने पसंदीदा लोग बिठाओ। जैसे पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान को हटा दिया गया क्योंकि एक बड़ी सुपर पावर के बारे में बहुत ज्यादा नकारात्मक बोल रहे थे। बिल्कुल। और बाद में उन्होंने आरोप भी लगाया कि इन्हीं की वजह से मैं सत्ता से बाहर हुआ हूँ। तो यही समस्याएं आती रहेगी। यदि सपोज कीजिए, वैसे अब ये विजनरी लीडर्स यहाँ पर इसलिए भी नहीं पैदा हो सकते क्योंकि आर्मी का सबसे अहम रोल है। बिल्कुल। और आर्मी सबसे पहले यही चाहेगी कि आप कोई भी हो, आपको जो करना है देश में करो, पर सबसे पहले रक्षा बजट बढ़ाओ। वाह। क्योंकि रक्षा बजट से ही तो उसकी जो सेना अध्यक्ष होगा उसकी आपूर्ति होगी। मतलब आप सोच के देखिए, पाकिस्तान में जो अंडरवियर से होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो भी पाकिस्तान की सेना बना रही है, जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहे हैं। किसी और कंपनी को अलाउड ही नहीं है। तो आप सोच के देखिए, लक्स कोजी या अदर जो ब्रांड्स है, वो अगर पाकिस्तान में चले भी गए तो उनको बिजनेस क्यों करने दिया जाएगा? सही कह रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति कैसे सुधरेगी? अर्थ ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। बड़ी बड़ी चीजें इसके अलावा और भी काफी कुछ। पाकिस्तान ने आज तक खुद का सैटेलाइट क्यों नहीं लॉन्च किया? उसका भी रीजन यही था, क्योंकि हर सैटेलाइट के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आप कहाँ से कम करोगे? आपको कम कैसे भी करके रक्षा बजट से ही करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने आज तक उस रक्षा बजट का किया क्या है? अगर आप हिसाब देखो, कश्मीर तो अभी भी भारत के पास है। कश्मीर तो आज तक गया नहीं, भारत की 1 इंच जमीन नहीं ले पाए, ना अफगानिस्तान के साथ अपना विवाद सुलझा पाए। तो आप सोच के देखो, ये करोड़ों करोड़ रुपए जो बजट के नाम पे ले रहे हैं, IMF से फंड आ रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब जेब में जा रहा है सैनिक अधिकारियों की, और ये कुछ नहीं कर रहे। उससे अमेरिका और यूरोप में होटल्स खरीद रहे हैं, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब पाकिस्तान की जनता जब तक समझेगी तब तक मुझे लग नहीं रहा है, मतलब काफ़ी देर हो चुकी है, देर तो अभी भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी जो हालात है इस तरह के, उसमें अब लग नहीं रहा है कि ये लोग काफ़ी लेट कर चुके हैं। मतलब इन्हें ज़रूरत है कि अभी, आज जो तारीख हो रही है, आज 24 अगस्त चल रहा है, 24 अगस्त को ही आप ऐसे लोग तैयार करो जो लड़े। आप एक युद्ध अब आपको आपकी सेना के विरुद्ध लड़ना होगा। वाकई बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हम आगे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। जी, बहुत सारे देशों ने न्यूक्लियर बम बना लिए गए हैं जी। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी देश ने उस न्यूक्लियर बम को छोड़ दिया या दाग दिया किसी भी देश के ऊपर, तो देश के अंदर, जैसा कि एक पुराना इतिहास है, हिरोशिमा जापान में एक बम गिराया गया था, जिसके बाद अभी भी आज की पीढ़ियां भी अपाहिज पैदा हो रही हैं। अगर ऐसा कोई देश ऐसा कर देता है किसी भी कारण से, तो इस विश्व का क्या होगा? इन आसपास के देशों का क्या होगा? उन न्यूक्लियर बम्बों का क्या होगा? न्यूक्लियर बम जब बनाए गए थे तो इन्हें हर देश ने इसी उद्देश्य से बनाया हुआ है ताकि हम पर कोई हमला ना करे। तो असल में देखा जाए तो अच्छी बात ये भी है परमाणु बमों की कि ये ज्यादातर देशों ने सिर्फ इसलिए बनाए हुए हैं कि हम पर कोई दूसरा परमाणु बम ना, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये असला आप छोड़ते तो हमारे ऊपर भी है, हमारे पास भी है असला, बिल्कुल, तो कोई ना छोड़े, ऐसा विवाद ना बढ़े। आप विस्तार से बताएं। जी, जैसे अभी इस समय आप देखिए, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि भारत इसका प्रयोग कभी नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत के विरुद्ध इसको किसी देश ने प्रयोग किया तो फिर हम उस देश का नक्शा मिटा देंगे। ये वाजपेयी जी के शब्द थे जी। तो ये वाजपेयी जी के शब्द थे उस समय। तो यहाँ पर और ऑलमोस्ट हर कंट्री ने यही अप्रोच किया। आप देखिए, हिरोशिमा नागासाकी के बाद तीसरा कोई उदाहरण मिला भी नहीं है। अब इस समय रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बिल्कुल, रूस के पास भी परमाणु बम है, यूक्रेन के पास नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वो इसका प्रयोग करेगा जब एक एक्सट्रीम सिचुएशन बनेगी, जब उन्हें लगेगा बस क्रेमलिन में अब यूक्रेन की सेना घुसने वाली है, अब कुछ नहीं बचा, तब हो सकता है वो सोचे। और उस समय वो सोचेगा, करेगा नहीं तब भी, क्योंकि परमाणु बम के बारे में
डिसीजन लेना, ये मतलब इस समय जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं और हम एक सोचे कि चलो बम से खुद को उड़ा लें, तो वो उस समय वो जो दिमाग में हमारे अवचेतन मन में जो चीज़ें चल रही होगी वो हर राष्ट्र प्रमुख के मन में उस समय चल रही होगी कि इतिहास उसे कैसे याद रखेगा, सबसे बड़ी चीज़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो न्यूक्लियर बम, लेकिन अगर हाँ फिर भी अगर इन सब के बावजूद कोई प्रयोग कर देता है, अब महाभारत में भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुए थे और आप देखिए सिविलाइजेशन उसके बाद से गड़बड़ आ गई, एक अलग तरह की सिविलाइजेशन उसकी जगह पर आई जो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। महाभारत और रामायण का जो काल यदि आप देखें, लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, काफ़ी आगे थे इन सब चीज़ों में, लेकिन उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया, उसकी जगह फिर अंधविश्वासों ने ले ली। तो वही होगा, सभ्यता पूरी खत्म नहीं होगी, मगर सभ्यता में नकारात्मक परिवर्तन इतने आ चुके होंगे कि उसको सुधारने में, अभी आप यहाँ पर ही देख लीजिए, हजारों साल पुरानी चीज़ें सुधारने में अब तक गम्मज हो रही है समाज की। बिल्कुल सही। तो उस समय भी वही हो रहा होगा। यदि भगवान से प्रार्थना कीजिए कोई देश ऐसा करे ना, मगर कर देता है और अगर ये पूरी सिविलाइजेशन पे असर करता है तो काफ़ी गंभीर परिणाम होंगे। परख जी, आपने बात की महाभारत की कि उसमें अस्त्रों को प्रयोग किया गया। मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है कि आज से 200 साल 300 साल पहले हमारे, या उससे पहले की हमारे पूर्वजों की उम्र 900 वर्ष हुआ करती थी, 900 वर्ष तक जीते थे। उसके बाद जो मैंने देखा, अब मेरे जो दादा दादी हैं वो 100-125 साल तक जी रहे हैं। वर्तमान में मनुष्य की उम्र कम हो गई है, जीने की उम्र कम हो गई है, उनकी हाइट कम हो गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम लोग शरीर से भी कम हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से भी कम हो रहे हैं, और जीवन लीला से भी कम हो रहे हैं। यही सिविलाइजेशन का प्रकोप है जी, जिसकी मैं बात कर रहा था। महाभारत, जैसे अभी महाभारत की बात की हमने, आप सोच कर देखिए महाभारत के युद्ध को रोकने में सबसे ज्यादा कोशिश किसने की? ब्लेम भी उसी व्यक्ति पे लगता है महाभारत करवाने का, कृष्ण भगवान ने जी। वही उनको ही पता था कि मैं हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव लेके जाऊंगा तो दुर्योधन मेरी बेइज्जती करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो गए, उन्होंने अपना अपमान भी सहा और उसके बाद आके फिर वो उन्होंने युद्ध के लिए आह्वान किया। तो कारण ही वही था, वो इसीलिए चाहते थे कि युद्ध ना हो, क्योंकि उन्हें ही पता था इसका असर पूरे सिविलाइजेशन पे पड़ेगा। और वो पढ़ना शुरू हुआ क्योंकि जब ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने इस चीज को देखा कि हमने जो आविष्कार किए थे, जो खोज की थी, हमने जो मनुष्य का ज्ञान दिया था, ये देखिए मनुष्य उसको इस तरह से ले जा रहा है। हर व्यक्ति तो युधिष्ठिर नहीं है इस जमाने में, ये उन लोगों ने उस समय समझा। और यही कारण था कि फिर ऋषि मुनियों ने वापस से वनवास, हिमालय और उधर का रास्ता अपनाया। फिर कोई ऋषि मुनि आपको राजमहल में नहीं दिखे। और यही चीज भारत को फिर ले डूबी, क्योंकि जब जो जहाँ से ज्ञान आ रहा था, जो आपको ज्ञान का सही से इंटरप्रिटेशन करके बता रहे थे, वो सब लोग इधर उधर अस्त व्यस्त हो चुके थे, उनका ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। उनकी जगह फिर कुछ अलग तरह के लोगों ने ले ली। उन्होंने कहा नहीं, आप तो कर्मकांड कीजिए, यज्ञ क्या होता है, आप तो हवन कीजिए, ऐसा कीजिए, ये इतना चढ़ाइए, पशु की बलि दीजिए या प्रसाद चढ़ा दीजिए, ये चढ़ा दीजिए, भगवान से वो मांगिए, इससे मिलेगा। क्योंकि महाभारत के समय का भारत ऐसा था ही नहीं। आपने कितनी बार ऐसा सुना होगा कि हाँ भाई अर्जुन किसी मंदिर में गया, उसने नारियल चढ़ाया या ये बांधा होगा पेड़ पर, ये सब चीज़ें उस समय होती ही नहीं थी। लोग बड़े प्रैक्टिकल थे, विज्ञान को समझते थे उस समय के लोग। पर उसके बाद से यही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ज्ञानी जन युद्ध के बाद उस देश को छोड़ना शुरू कर देंगे। जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर ने मारा इतने वैज्ञानिक, यहूदी सबसे ज़्यादा मारे उसने, यहूदी सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया। और जो जिस वजह से जर्मन टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों का नाम था, सब डिक्लाइन होने लगी, सब अमेरिका शिफ्ट हो गया। तो ये सब समस्या है। किसी भी देश में कोई युद्ध होता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव उस देश पर पड़ते हैं। बिल्कुल आप ये कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी आप दे रहे हैं परख जी। हम आगे बढ़ते हैं। अभी महाभारत की चर्चा चल रही है, श्री कृष्ण की चर्चा चल रही है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि महाभारत, रामायण, कृष्ण जन्म या वृंदावन में जन्मे जो भी पात्र हैं, जिन्होंने उन पात्रों को जिया है, जिन्हें हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, और वो एक पूजनीय हैं, उन्हें हम पूज रहे हैं, क्या ये मनुष्य जीवन इन्होंने जिया, या ये इतने बुद्धिजीवी थे, या सिर्फ ये पात्र हैं, किसी लेखक ने इनको लिखा है और अपनी पुस्तकों, ग्रंथों में इनको एकत्रित किया है? असलियत में क्या माजरा है
नहीं नहीं जी, देखिए पात्र तो ये बिल्कुल नहीं है जी। ये बिल्कुल आप ये कह लीजिए एक जमाने के भारत के सुपर हीरोज है ये, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने चीजों को काफी बारीकी से समझा। इन्होंने उन सब चीजों पे, जैसे श्री राम ने वनवास का रास्ता चुना, तो इन्होंने उन सब चीजों को समझा कि हाँ राजमहल ये सब कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने उस चीज को समझ लिया कि सत्ता सिर्फ सुख भोगने का साधन नहीं है, सत्ता के साथ एक कर्तव्य आता है, और उस कर्तव्य का निर्वहन यदि हम ठीक से कर रहे हैं तो ही आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी। आज 5000 7000 साल हो गए, हम क्यों उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं? यदि ये पात्र होते कब के भुला दिए होते। अलिफ लैला के बारे में तो कोई बात नहीं करता, हातिम के बारे में कोई बात नहीं करता, बातें इनके बारे में क्यों हो रही है? क्योंकि पात्र नहीं थे, उन्होंने सच में उनके अचीवमेंट्स हैं, उनकी उपलब्धियां हैं उस जमाने के हिसाब से। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत बात होगी। हाँ, जहाँ तक बात ईश्वरवाद की आ जाती है तो भारत में एक और चीज़ कही जाती है। वाजपेयी जी की मैं बात कर रहा था, वाजपेयी जी को ही कहा जाता है था कि ये 20वीं सदी के आजाद शत्रु है। अब हो सकता है 2000 साल बाद जब साहित्य बदले और वो लोग इस चीज़ को पढ़े तो वो ये कहेंगे अजात शत्रु ने अगला जन्म लिया और वाजपेयी जी के रूप में पैदा हुआ हो। फिर उसके बाद हो सकता है और 2000 साल बाद साहित्य बदल जाए तो कुछ हो सकता है। अब हम तो यहाँ पे 5000 साल बाद बैठे हुए हैं, तो यही चीज़ राम और कृष्ण पर भी लागू होती है। उस समय वो जब थे, आप सोच के देखिए, हनुमान चालीसा तो अभी लिखी गई 500 साल पहले, उससे पहले लोग भूत कैसे भगाते होंगे? तो जाहिर सी बात है ये सब बाद में बनाई गई चीज़ें। जब लोगों ने समझ लिया राम और कृष्ण के आज को हम फॉलो नहीं कर सकते ठीक से, उनके बनाए रास्तों पर नहीं चल सकते, तो क्या उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? सो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उन्हें भगवान घोषित करो। उन्हें, देखिए मैं वैसे पूजा का विरोधी नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ जो इतिहास में हुआ है जी, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। सबसे अच्छी बात होती है राम और कृष्ण को आप मंदिरों में बिठा दीजिए, लोग आएंगे, पूजा करेंगे, एक तरफ एक क्या कहना चाहिए, एक व्यापार शुरू हो जाएगा उसके आधार पे। और ये काफ़ी अच्छा व्यापार है, मैं इसका विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मंदिर बनता है उसके आसपास एक इकोसिस्टम सेट हो जाता है। मिठाइयाँ बन रही होती है, हलवाई पैसे कमाता है, पंडित पैसे कमाता है, फूल वाला पैसे कमाता है, तो ये बेस्ट है। और भारत का जब स्वर्णिम काल चल रहा था तो उसमें मंदिरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी उस समय जो शुरू की। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें शुरू कर देते हो कि आप भगवत गीता को पढ़ नहीं रहे हो, बस भगवत गीता कृष्ण के चरणों में रखी हुई है, वहाँ पर उस पर तिलक लग रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान मेरा ये काम करा दो, वो काम करवा दो, तो ये अंधविश्वास है। और ये इसी चीज़ का विरोध कृष्ण भगवान ने किया था। और ये चीज़ होती है जब आप किस लोगों के विश्वास का, आस्था का यदि आप विरोध करते हैं तो जो चीज़ होती है, या तो समाज आपको नकार देगा या वो आपको भगवान बना देगा। तो वही चीज़ राम और कृष्ण के साथ हो गई। दुर्भाग्यवश जनता नहीं चाहती थी कि उनके बनाए पग चिन्हों पर चला जाए। एक राजा क्यों चाहेगा कि मैं एक ही पत्नी रखूं, मैं राम की तरह ही रहूं? बिल्कुल, सीता का हरण हो गया, राम की जगह कोई दूसरा राजकुमार होता, सीता हरण के बाद वो दूसरी किसी लड़की को देखना शुरू कर देता, या हो सकता है वो शूर्पणखा का प्रस्ताव उसी समय एक्सेप्ट कर लेता। तो ये चीज़ हो सकती थी, पर राम ने ऐसा कुछ किया नहीं, और ये करना बहुत भारी काम है जो राम ने किया। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि घोषित करो राम तो भगवान थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, मैं थोड़ी ना भगवान, मैं तो ये क्या बात है, क्या बात है। ये हुआ है, ईश्वरीकरण उनका जबरदस्ती करके उनके साथ अन्याय किया गया। जबकि ईश्वर तो कहे कि मनुष्य अगर उनकी राह पर चलता है तो वो हमेशा सकारात्मक रहेगा और समृद्ध रहेगा, लेकिन वो कठिन यात्रा है जीवन की, इसलिए नहीं चल पाते, इसलिए उन्हें भगवान घोषित कर दिया। हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, आप भगवान घोषित करो, मंदिरों में रखो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप राम को सामने रख रहे हो और रामायण का आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, रामायण आप पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर वो निरर्थक है। और रामायण पढ़ना भी, मतलब मैं पन्ने पलटने की बात नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें समझ में आनी चाहिए वो सारी, कि क्या राजनीतिक परिदृश्य उस समय के भारत में थे, किस आधार पे सबने अपने अपने निर्णय लिए, और अब 2024 के भारत के हिसाब से हमें क्या सोचना है, क्या। जी 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 जी, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल, ये किस तरह से? सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु, क्योंकि सच में वही है, और खासकर कि यदि मतलब मैं उन्हें विदेश नीति का जनक भी कह दूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो उनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता उस चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने प्रॉपर ढंग से चीज़ों को समझा है, कभी भावनाओं में नहीं बहे,
जब उन्होंने देखा जरासंध मथुरा पे आक्रमण कर रहा है, दिक्कतें आ रही है, और आगे चल के सबसे बड़ी चीज ये कि जरासंध सबसे बड़ी समस्या नहीं रहेगा, आने वाले समय में भारत की समस्या होगी हस्तिनापुर की जो आंतरिक लड़ाई है वो। तो हम जरासंध से उलझे रहेंगे या हस्तिनापुर को संभालेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले यादवों को सही जगह पे लाना जरूरी है ताकि यदुवंशी सबसे पहले सही सलामत रहे। तो उन्होंने इसलिए निर्णय लिया कि ठीक है मथुरा छोड़ते, जाकर द्वारिका बसाई अपनी, अलग एक वो कर लिया। मथुरा वापस जब जरासंध ने भी कब्जा हो गया मथुरा पे, जरासंध भी उसके बाद मतलब एक खाली हाथ ही लौटा, क्योंकि उसने भी सोचा था कि ठीक है अब द्वारका तो मैं आक्रमण कर नहीं सकता, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, मथुरा पे कब्जा हो गया है, अब क्या करूं। तो वो कहीं ना कहीं उसको बिना युद्ध लड़े कैसे हरा सकते जरासंध को, तो वो ऐसे हरा दिया उन्होंने उसको। क्या बात। जरासंध हमेशा बैठा रह गया कि ठीक है मथुरा है मेरे पास तो अब क्या करूं उसका। आप इमेजिन करिए कि भारत अगर एक खाली किसी द्वीप पे कब्जा कर ले तो उसका आपके मेरे जीवन पे क्या असर पड़ता है। सही बात है, सही। तो वो चीज हो गई है काफी। तो ये जो मैनेजमेंट था कृष्ण का समझने का, जबकि मथुरा उनकी जन्मभूमि है, चाहते तो एक इमोशनल अटैच कर सकते थे जैसे भारत के पुराने राजाओं ने किया, और सजा आज तक हम भुगत रहे हैं उसकी। बिल्कुल। तो वो गलतियां कृष्ण भगवान ने नहीं की, और इसीलिए वो मैनेजमेंट गुरु है। क्या बात है, क्या बात है परख जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी प्रसन्नता हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में कोलकाता में एक हादसा हुआ है, एक महिला डॉक्टर को उसके साथ में गलत कृत्य किए गए हैं और उसकी हत्या की गई, और पूरे देश में इसका असर पड़ा है। हड़तालें हो रही हैं, डॉक्टरों ने हड़ताल की है, हालांकि ये हड़ताल ख़त्म हो चुकी है लेकिन हुई है। इससे हजारों लाखों तीमारदार और मरीज परेशान हुए हैं। ऐसे हादसे हर 6 महीने या 1 साल में देश के कोने में कहीं भी किसी भी राज्य से कुकुर मुत्ते की तरह उग जाते हैं, निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है और इन पर अंकुश क्यों नहीं लगता? ये देखिए बहुत गंभीर समस्या है ये जी। ये मैं क्योंकि जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, वो भी पहला तो नहीं था, उससे पहले से काफी जुड़े, बट वो पहला केस था जो रिपोर्ट हुआ प्रॉपर्ली, जिस पर सरकार ने भी एक्शन लिया था। तो उसके बाद ये लगा था कि शायद अब चीजें सुधरेगी, लेकिन जो देखने पे आ रहा है वो ये कि चीजें बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल। और इसमें आप किसी एक चीज का योगदान नहीं कह सकते। 3 साल की बच्ची का भी रेप हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उसके कंसेंट से हुआ है। 3 साल की बच्ची क्या कंसेंट देगी, उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक केरल में एक फादर ने एक नन के साथ किया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कपड़ों के आधार पे हुआ है। वो नन पूरा कपड़ा हमेशा पहन के रहती है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी तरह से इन सब चीज़ों का इसमें कोई योगदान है। जो लोग बात करते हैं कि कपड़े कैसे पहनने हैं, या लड़की ने ही कुछ गलती की होगी, या लड़की नौकरी कर रही है इसलिए, क्योंकि दिन में भी बलात्कार हो रहे हैं, क्यों आप ये नहीं कह सकते नाइट शिफ्ट की वजह से हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा सामाजिक ढांचे में कुछ गलतियां हो रही है हमारे। और सामाजिक ढांचे में जो गलतियां हो रही है वो ये है कि समाज में खुलापन भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिज्म है समाज के अंदर। मतलब जैसे आप एक छोटे शहर में अगर आप जाके देखे हो तो कोई एक लड़का एक लड़की से बात करने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार मतलब अगर इससे बात करूंगा ऐसा नहीं हो पूरा गांव आके मुझे पीट दे। फिर वो लड़का बड़ा होता है, पढ़ाई करने बाहर निकलता है, बड़े शहर में आता है। तो जब वो थोड़े बड़े शहरों में आता है, लखनऊ भोपाल जैसे शहरों में, तब उसके मन में कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ देखो हाथ मिला रही है लड़की, उसके लिए एक बड़ी चीज हो जाती है लड़की ने हाथ भी मिला लिया। तो अब वो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में आ जाता है, यहाँ पे लड़कियां थोड़ा सा और कहीं हक कर लिया या इस तरह की कुछ घटनाक्रम हो गए, तो इसका वो हमेशा गलत मतलब निकाल लेता है, क्योंकि वो शुरू से उस चीज का आदी नहीं है, इतने खुलेपन का वो आदी ही नहीं है। और जब वो गलत मतलब निकालता है तब उसके अंदर वासना जागती है और फिर ये सारी गलतियां वो करता है। तो ये शुरुआत हो रही है उसके शुरुआत से ही। तो ये जो शुरुआत हुई है उसके आसपास के परिवेश से या शहरीकरण से, तो इसमें भी जो परिवार के जो संस्कार होते हैं उनका क्या असर रहता है? वो संस्कार भी तो रोकते हैं कि हमारे माता पिता ने ये कहा ऐसा नहीं करना है, या महिला का सम्मान करना है, बेटी का बहन का सम्मान करना है। 80% असल में वही कारण है। 80% तो परिवार का ही कारण होता है, क्योंकि ये पूरा आपका घर से ही कैसा सिस्टम चल रहा है।
पेरेंट्स को इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। जैसे काफ़ी केसेस में, जैसे मैंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी। जब निर्भया कांड हुआ था उस समय, तो उस समय मम्मी ने मुझे तो नहीं बोला, बट हाँ मतलब जब ये कांड चल रहा था उस टाइम पे टीवी को देख के बोला था कि हाँ अगर ऐसे कोई मेरी जान पहचान वाला लड़का कर दे तो मैं उससे, क्या बोलते हैं, मैं उससे सारे संबंध खत्म कर दूँ। अब सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे ही ऊपर आती है। बिल्कुल, जब कहा जा रहा है तो पूरे समाज के लिए कहा जा रहा है। अब मुझे 12 साल बाद भी वो बात याद है, तो और किया भी नहीं है मैंने ऐसा कुछ कि उनको मेरा, लेकिन भय तो है, डर तो है कि ऐसा नहीं करना। बिल्कुल, लेकिन वो डर बैठ गया वाकई कि भाई अगर ये कुछ आपने सोचा, आप ये समझ लो कि घर पे आपका घर नहीं है आपके पास, वो अगर डर अगर ये समाज में हर उसमें बैठेगा, हर लड़के में अगर ये चीज़ बैठेगी, वो हर लड़का तो देखिए नहीं सोचता है वैसे, लेकिन हाँ मतलब जहाँ पर कंजर्वेटिज्म ज़्यादा है, काफ़ी कंजर्व सोच के लोग काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर लड़कियों को वैसी आज़ादी नहीं है। खासकर उन घरों में पेरेंट्स को ही इन सब चीज़ों को समझना होगा, बेटे को बताना पड़ेगा हर चीज़ एंजॉय करने के लिए नहीं है। जवानी है तो वो पूरी तरह से एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। अगर रात में आप 4 लोग खड़े हो किसी सड़क पे और एक लड़की निकल के जा रही है, तो उसे सेफ फील करना चाहिए उस समय, ना कि वो और ज़्यादा डर जाए उस चीज़ से कि ये 4 लोग खड़े अब क्या करेंगे। तो व्यक्तित्व हमारा वैसा बनना चाहिए, और ये चीज़ पेरेंट्स ही बना सकते हैं। ये चीज़ें जैसे जब बचपन में आप सिखाते हैं कि कोई अनजान अंकल चॉकलेट दे, आप वो मत लो, वैसे ही उसी के साथ ये भी चीज़ सिखाओ कि वो लड़की खड़ी है, अननेसेसरी उसे जाके टच मत करो, बैड टच मत दो उसे, या फिर क्या बोलते हैं, ठीक है आप उससे हैंडशेक करो, उससे फ्रेंडशिप रखो, उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है आप सॉल्व करो। जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग सोसाइटी बनती जाएगी, बिल्कुल ये वाले प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक कम होते हैं, और ये इनमें ड्रास्टिक फॉल आएगा, एक बहुत ड्रास्टिक फॉल मिलेगा आपको दूर भविष्य में देखना। बिल्कुल, पर समस्या वही है, वो दूर भविष्य जब तक आएगा तब तक ऐसे हादसे कितने हादसे हो चुके होंगे, वो सबसे बड़ी समस्या। परख जी बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी हमने संस्कारों की बात की, आजकल के जो नौजवान हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो एकल रहना पसंद कर रहे हैं, और एकल रहते रहते उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। सोने का, उठने का, खाने पीने का, या अपनों के दूर रहने का कारण क्या रहता है, और उसकी वजह से वो कुछ नशे की ओर भी बढ़ जाते हैं। तो ये आजकल के युवा एकल क्यों रहना चाहते हैं और इस तरह की प्रवृत्तियों को क्यों ग्रहण कर रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा कारण है अस्थिरता जी। जैसे वही जो मैंने उदाहरण लिया, छोटे घर जगह से कोई बच्चा निकला है, बड़े शहरों में वो आया है। अब बड़े शहरों में आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो तुम भी वही करो, उससे बेहतर करो, उससे बेहतर करके आओ कुछ। तो उससे बेहतर करना है, ठीक है, वो लखनऊ भोपाल गया, मैं दिल्ली मुंबई जाके दिखाऊंगा, चलो वो दिल्ली मुंबई गया, मैं न्यूयॉर्क जाके दिखाऊंगा। पर जब वो यहाँ आता है बड़े शहरों में की चकाचौंध जब देखता है, यहाँ की महंगाई को महसूस करता है जी, तब उसे महसूस होता है कि यहाँ की लाइफ उतनी आसान नहीं है जितनी मैं टीवी पर देख लेता हूँ कि हाँ ये चल रहा है, सब हो रहा है, सब चीज़ें उतनी आसान नहीं होती है, काफ़ी खर्चे हो रहे हैं यहाँ। तो ठीक है, वो छोटे शहरों में कम पैसे मिल रहे थे, बड़े में ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन खर्चे भी उतने ही है। बिल्कुल। अब ऐसे में सोचने में आता है कि अगर मैं शादी भी कर लेता हूँ तो क्या ठीक से सर्वाइवल हो पाएगा। और इस बीच में उसने जो सोसाइटी के चेंजेस देखे, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से मेट्रो सिटी, ये जो उसने शहरों में परिवर्तन देखे, वो कभी एक तरह के इंसानों को समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल। वो अभी तक वो ये भी नहीं समझ पाया कि गांव की लड़कियां कैसी होगी, या ये मैं लड़कियों के केस में ही बात कर रहा हूँ, जो लड़कियां गांव के लोग लड़के कैसे होंगे, छोटे शहरों के कैसे होंगे। उसके बाद में हमेशा एक डाउट बैठा होगा कि मैंने इतने धोखे खा लिए अभी तक, अगर मैंने शादी की और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया, गड़बड़ हो गई जैसे, और अभी डिवोर्स के केसेस काफी ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, तो वो जब इर्द गिर्द डिवोर्स के केसेस सुन लेता है, देखो उसकी भी तो शादी नहीं चल पाई, तो आधा तो नेगेटिविटी यहीं आ जाती है। तो इस वजह से फिर वो एक बार को सोचता है कि नहीं ठीक है, मैं अकेला रह रहा हूँ, क्या कमी है मुझे, अकेले भी बढ़िया है, रात को कभी भी घर पे लौट रहा हूँ, कहीं भी मूवी देखने जा रहा हूँ, हफ्ते में कुछ भी देख रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो बढ़िया चल रहा है तो सब ठीक ही है, जॉब भी चल रही है, और आजकल हो भी गई लाइफ यही गई है, मंडे टू फ्राइडे सब जॉब कर रहे हैं, काफ़ी लोग सैटरडे को भी जॉब कर रहे हैं, सिर्फ संडे फ्री मिलता है उसमें घूम लेते हैं। तो अभी उन्हें पता नहीं चल रहा है, वो खालीपना वैसा दौड़ नहीं रहा है, वो मतलब वो एकल है पर उन्हें अभी एकल जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि लाइफ एंजॉय हो रही है।
लेकिन जब दूर भविष्य में जब आप रिटायर हो जाओगे 10 साल 20 साल बाद बिल्कुल, जब तब आपको महसूस होगा कि नहीं, एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, यही सब मूवीज़, पैसा, वो सब कुछ नहीं था वो, तो तब वो उस चीज़ को समझेगा, पर तब तक वही देर हो चुकी होगी काफ़ी। तो कहीं ना कहीं गलतियां हम वही दोहरा रहे हैं जहाँ जो जापान का समाज कर चुका है ऑलरेडी। जापान के समाज ने भी यही गलती की थी कि सब एकल रहना शुरू कर चुके थे, अब वही हुआ, पॉपुलेशन में ड्रास्टिक फॉल आया और अब वो जो स्थिति है वो हम सबके सामने है। परख जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी कि एकल क्यों रहने पसंद करते हैं युवा, लेकिन वर्तमान में जो देखा जा रहा है, जो मेल और फीमेल जो वर्किंग होते हैं जी, वो जो है अपने लव मैरिज कर लेते हैं या अरेंज मैरिज कर लेते हैं, या जिस भी तरह से अपने परिवार को जोड़ लेते हैं, एक परिवार बना लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद, जैसा कि अभी चर्चा में आपने बताया कि फिर कुछ दिन बाद वो भारत के न्यायालयों में तलाक लेने की कतार में बढ़ जाते हैं और वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी, नहीं, इसका कारण भी वही समाज में ही है। उसका क्या कारण क्या क्या ये इन सब पर हमारे सामूहिक परिवार का ना होना भी कारण हो सकता है? वो तो एक बड़ा कारण है ही जी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है क्योंकि सब लोग बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं, तो यदि सामूहिक परिवार है भी तो शायद से वो इतना प्रभावशाली ना हो, थोड़ा तो प्रभावशाली रहेगा पर उतना ना हो क्योंकि सब बाहर निकल जाते हैं बच्चे तो बिल्कुल बिल्कुल तो और ये जो डिवोर्स की प्रॉब्लम हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो जाता है। चाचा ताऊ के बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है, जी, मामा के साथ हो रहा है, बुआ के साथ हो रहा है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है सोसाइटी में उसके बाद भी। तो और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को ही सबसे ज्यादा काटने को दौड़ता है। बिल्कुल। तो ये आगे चल के डिवोर्स का एक बहुत बड़ा जो मुख्य भूमिका होती है वो यही होती है कि लड़की की उम्मीद होती है कि नहीं पति मेरा साथ दे उस चीज़ के लिए। पति की समस्या ये है कि वो बचपन से उस परिवेश में रहा है, अब यदि वो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको यदि चुनौती देगा तो वो जोरू का गुलाम कहलाएगा पीछे से। बिल्कुल। नहीं देगा तो उसके पत्नी के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। वाकई। तो कहीं ना कहीं उसके मन में फिर वही चीज़ आती है कि मैं क्यों 2 साल पहले पुरानी शादी है उसके लिए मैं क्यों 25 साल पुराना जो मेरा इस परिवार से रिश्ता उसको खराब करूं। वाह। तो वो कहीं ना कहीं परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाता है, पत्नी के लिए नहीं दिखाता है। दूसरी ओर पत्नी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी जितनी फ्रेंड्स है वो भी सब यही प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, आपस में डिस्कशन हो रहा है तो वो दो मिल के 10-15 बन रहे हैं जबकि इतना बड़ा है नहीं, आपका नंबर तो खाली 2 ही है यदि देखा जाए तो ये प्रॉब्लम लड़कियों की तरफ से हो रही है और वो वही हो रहा है, परमाणु बम से परमाणु बम टकरा रहे हैं और समाज का विध्वंस हो रहा है। समाज के साथ साथ में जो हमारा देश की जो आबादी है या जो संस्कार है या संस्कृति है या विकास है जी, जब तक हमारा मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा, व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो क्या देश विकास कर पाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है क्योंकि वही पढ़ा है ना हमने, इकाई से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो यदि समाज ही सुखी नहीं है और समाज जिस इकाई से बन रहा है वो इकाई खुद यदि बटी हुई है इस तरह से अलग अलग धड़ों में, या वो आगे प्रगति के बारे में सोच ही नहीं रही है। प्रगति खाली ये नहीं होती कि मुझे अभी 10 लाख का पैकेज मिल रहा था अब 12 लाख का मिलेगा, वो प्रगति नहीं है। प्रगति ये कि सिविलाइजेशन में आपकी तरफ से क्या एक एडिशनल इनपुट हो रहा है, सभ्यता आपको आपसे कुछ फायदा मिला या नहीं मिला। यदि आप सिर्फ आपने जन्म लिया, आपने सैलरी ली और उसके बाद आपकी डेथ हो गई जी, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उस जीवन का औचित्य खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। परख जी, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करेंगे जी कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं युवाओं में और जो इनमें एकाकीपन आ रहा है और संबंध नहीं बन पा रहे हैं, रिश्ते मजबूत नहीं हो रहे हैं, चाहे वो पिता के हों या माँ के हों या बहन के हों या पति पत्नी के हों, क्या इन सब के पीछे भारतीय हिंदी सिनेमा है या डिजिटल क्षेत्र है या सोशल मीडिया भी इसका कोई कारक है? तीनों ही सबसे बड़े कारण हैं। इन तीनों की अपनी अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिनेमा को शुरू में जब दादा साहब फाल्के थे तब उस समय कहा जाता था कि ये समाज का दर्पण है, मगर अब उल्टा हो गया, समाज सिनेमा का दर्पण बनता जा रहा है धीरे धीरे। आप आजकल ऑब्जर्व करोगे जो स्टार किड्स है स्पेशली, उनकी जो फिल्में आ रही है वो उनकी फिल्में एकदम रिच किड्स पे बेस्ड हो रही है कि एक बड़ा सा घर है, उसके अंदर पेरेंट्स है, बच्चा कैसे बदतमीजी से बात करता है, एक सिग्मा रोल करके एक थीम आई है आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है
सिग्मा रूल में ये होता है कि आप जितना बदतमीजी से आंसर दे देते हो सामने वाले को, उसको चुप करा देते हो, तो वो काफी कोल्ड रूट सा दिखता है वो व्यक्ति, उसे सभ्य माना जाता है, उसे सबसे बड़ा सभ्य माना जाता है। और मतलब एक युवा चाहेगा कि मुझे तो ऐसा बनना है। तो ये सब चीजें तो असर डाल ही रही है उस पर कहीं ना कहीं। तो अब प्रॉब्लम वही होगी, अब सिनेमा दर्पण बन गया है। सेलिब्रिटीज आप एक बार भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, किसी भी तरह का मीम बना रहे हैं, सेलिब्रिटीज बिल्कुल इस विषय में नहीं सोचते कि किस प्रकार का थीम बन रही है, हम जो बना रहे हैं उसका समाज पे क्या असर पड़ता है। सेलिब्रिटीज को ही दिख रहा है पैसा कैसे मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज। काफी प्रैंक वीडियोस बन रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर। ये काफी मतलब भद्दी बात है, ये शायद से वेस्टर्न कंट्रीज में ही फॉलो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे हो रहा है क्योंकि लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, उसके पैसे, लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, ये का तो एक मुख्य प्रभाव जो हमें कहना चाहिए वो इन सब चीज़ों का पड़ रहा है आसपास। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, यूट्यूब पर क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या हो रहा है। हालांकि बॉलीवुड में आई है चीज़ें सुधारने वाली भी आई है, अच्छे नाम भी मैं बता सकता हूँ, TVF एक काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाता है वो, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। संख्या बहुत कम है। लेकिन आज से हम 30 दशक पहले की बात करें या 40 दशक पहले की बात करें तो भारतीय हिंदी सिनेमा में सिर्फ संस्कार, साहित्य और संस्कृति को ही सिखाया जाता था, सामूहिक परिवार दिखाया जाता था, चाहे वो नाटक होते थे या फिल्में हुआ करती थी। तो उस तरह की फिल्म नदिया के पार तो इस तरह की जो पारिवारिक फिल्में हुआ करती थी या नुक्कड़ नाटक होते थे या सीरियल होते थे, वो सिखाते थे कि कैसे दादाजी के साथ व्यवहार करना है, दादी जी के करना है, पति पत्नी के अंदर कैसे व्यवहार करना है, या पत्नी को या बहू को अपने सास ससुर के साथ कैसा करना है। तो वो वह सीख मिलती थी कि हमें ऐसा करना है। जो हम करते थे वो तो होता ही था, लेकिन फिल्में भी हमें कुछ सिखाते थे। लेकिन आजकल की फिल्में, आजकल के धारावाहिक, आजकल के सीरियल्स या आजकल की शॉर्ट फिल्में ये दिखाती हैं कि मेरे आज 4 बॉयफ्रेंड है, उसके 5 हैं, मैं उससे भी बात करूंगी, उसको। इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस विषय में हमारे युवाओं को क्या कहना चाहिए? ये जो आपने बिंदु उठाए पुरानी फिल्मों के, क्योंकि पुराना समाज भी वैसा था जी। वो गांव में रहना पसंद करता था, माता पिता के साथ रहना पसंद करता था। बहुएं अगर आती थी तो उनके मन में ये चीज़ होती थी कि अब जो है मेरे पास यही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पहले से एक चीज़ भी फिट कर दी जाती है, कोई भी दिक्कत आए हमें बताना। तो वो आजकल ससुराल से ज़्यादा वो हॉस्टल बन गया है वो, कि ठीक है जैसे हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ पे रहने जा रहे हैं हम लोग, ये थोड़ी सी एक चीज़ आ जाती है। तो समाज काफ़ी बदल गया इन सालों में। हालांकि ऐसा नहीं, उस समय भी सांस्कृतिक हमले हुए हैं जी संस्कृति पर, ऐसी बात नहीं। काफ़ी सारी फिल्में मैंने देखी है जिनमें ये चीज़ बताई जाती है कि कोई व्यक्ति है वो धागा फाड़ के फेंक देता है जो मंदिरों का बंधा हुआ है, और कोई कलावा उसकी जेब में रखा होता है, वो उसकी रक्षा करता है, रक्षा सूत्र बन जाता है वो, जो दूसरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो सांस्कृतिक हमले उस समय भी हुए हैं भारत की उस पे। पर अब जो दिक्कत आ रही है आज के सिनेमा जगत में, वो ये आ रही है, वो ये सिखा रहे हैं कि आप इतिहास सारा भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, इतिहास में कुछ नहीं रखा है, संस्कृति भी सारी भूल जाओ, वो तो हम समय के साथ बदल देंगे। जबकि भूल जाते हैं, संस्कृति अगर बदल गई तो वो संस्कृति नहीं रह जाती। बिल्कुल। तो इतिहास सारा भूलो, संस्कृति सारी भूलो, करंट में एंजॉय करो। देखो आज शनिवार है, शनिवार को आपको कौन से पब में जाना चाहिए, ठीक है, किस लड़के या लड़की के साथ आपको अफेयर करना चाहिए, वहां पर कैसे ढूंढना है, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब हंसी आई। यूट्यूब पर ऐसे भी चैनल है जो ये बता रहे अननोन लड़कियों से आपको कैसे बात कर दी है। यदि आप किसी लड़के को किसी पब में देख रहे हो, आपको उसको कैसे अप्रोच करना है उसके लिए जी, इस पर कंटेंट अवेलेबल है, और ये व्यूअर्स है, उस पर मिलियंस में व्यूअर्स है उस चीज़ के लिए। तो जब अगर आप इस तरह का ढांचा जब जाएगा, मिलियन व्यूअर है तो थाउजेंड्स में रेप भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कैसे अवॉइड करोगे इस चीज़ को? तो ये अवॉइड करने का तरीका वही है, सबसे पहले इस चीज़ को त्यागना होगा। नहीं, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको समाज को समझना पड़ेगा, ये चीज़ त्यागनी पड़ेगी। हम हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ख्याली पुलाव से ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके पास अनुभव है, उनके पास अनुभव है। बिल्कुल, आपके पास ये बात सही है, आपके पास ये ज्ञान हो सकता है, मेट्रो कार्ड कैसे रिचार्ज होगा वो उनको नहीं आएगा, शायद ऑनलाइन करना उनको नहीं आएगा वो। लेकिन ये भी एक बात है कि यदि मेट्रो के अंदर कोई अननोन गलत तरह का व्यक्ति मिल गया है, वो कभी उस जाल में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल। आप कभी सोचिए 50 साल की लेडीज के साथ रेप क्यों नहीं हो रहा है, फॉरेन में होता है जबकि। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक निरर्थक बात है,
होता है दूसरे देशों में होता है, प्रौढ़ावस्था की महिलाओं के साथ भी गलतियां गड़बड़े हो रही है। भारत में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो स्थिति काफी मैच्योर है, वो स्त्री काफी मैच्योर है, काफी उनको अच्छे चेहरा चीजों को पढ़ना समझ- आता है, बिल्कुल, सामने व्यक्ति का चेहरा पढ़ना बिल्कुल। आता है, तो उसे बचाती हैं वो। बिल्कुल, ये वाकई। ज्यादातर नव युवतियों के साथ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। परख जी, आपने अपने आज के महत्वपूर्ण समय से ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी इतिहास से संबंधित, समाज से संबंधित व अन्य जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहला पॉडकास्ट है हमारे परख सक्सेना जी के साथ, ये आखिरी नहीं है, हम आगे मिलते रहेंगे, आगे जुड़े रहेंगे और जी, आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।